तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग लिन को सच्चाई पता चल चुकी थी ऑल सिर की कि किसी भी तरह से ऑल सिर अब उसको मारना चाहता है, क्योंकि ऑल सिर का जो भी खास डिसाइपल होता है ऑल सिर उसको डिवोर कर जाता है। तो अब बारी थी वांग लिन की, इसलिए वांग लिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। उसको ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बारे में पता चला था, जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट हैं और वहां पर जाकर वांग लिन आराम से रह सकता है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो जैसे वांग लिन भागने की कोशिश कर रहा था, ऑल सिर और जितने भी एंसेस्टर वगैरह थे ना, उन सभी को उसके बारे में पता चल चुका था। लेकिन उनके सामने से ही वांग लिन निकल जाता है ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑल हेवन स्टार सिस्टम के वॉइड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे प्लैनेट वगैरह मौजूद थे और इसी वॉइड में कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर आए हुए थे। उनके पीछे कई सारे बीस्ट वगैरह पड़े हुए थे, जिस वजह से उन बंदों की हालत खराब थी। वो लोग कहना चाहते कि हम तो इतने दूर आ चुके हैं कि हमारी फैमिली वालों को भी बता पाना कि हम यहाँ मुसीबत में पड़े हैं ये भी मुश्किल होगा, और जब तक कि वो हमें बचाने के लाएंगे तब तक तो ये बीस्ट वगैरह जो हमारे पीछे पड़े वो हमारी जान ले लेंगे। वो सारे बंदे अपनी पावर का यूज करते हुए जो भी बीस्ट उनके पीछे पड़े थे ना, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि भाग के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे कई गुना ज्यादा स्पीड थी उन बीस्ट की। लेकिन अटैक करके भी कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उनके अटैक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो बीस्ट को खत्म कर सके। तो ये लोग तो यहाँ से भाग रहे थे। वहीं पर हम यहाँ वांग लिन को भी देख पाते हैं, जो अपने उसी थंडर ड्रैगन के ऊपर सवार होकर इसी वॉइड के अंदर घूम रहा था। वो इस जगह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको जाना था डोंगलिन प्लैनेट पे, वही प्लैनेट जिसके बारे में उस स्क्रो वाली लड़की ने उसको बताया था कि वहां पर जाने के बाद उसको कुछ न कुछ पता चल सकता है कि किस तरह से लिन वान को ठीक किया जाएगा। तो वही सारी जानकारी निकालने के लिए वांग लिन इस वॉइड के अंदर घूम रहा था। तो उसकी नजर जाती है उन्हीं लोगों के ऊपर जिनके पीछे बीस्ट वगैरह पड़े हुए थे। वो लोग अभी भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे। वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर स्कारलेट स्टोन ढूंढने के लिए आए थे, अगर हम यहाँ पर स्कारलेट स्टोन को छोड़ भी देते हैं ना, तब भी ये बीस्ट हमारा पीछा अब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उसी स्टोन की वजह से ये सारे बीस्ट हमारे तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो हम यहाँ पर कुछ भी कर बच नहीं पाएंगे। जितने भी बीस्ट हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उन सभी के अंदर खास करके थंडर की पावर है। तो अगर हम यहाँ पर किसी थंडर से रिलेटेड टेक्निक का यूज करें ना, तभी जाकर इनको मारा जा सकता है। और उस तरह की टेक्निक हमारे पास तो नहीं है। उस तरह की थंडर जो एबिलिटी है ना, वो हमारे एल्डर वगैरह के पास मौजूद है। तो हमें बस एल्डर के यहाँ तक के आने का इंतजार करना होगा। अगर वो नहीं आते हैं तो हम तो बस यहाँ पर खत्म है। लेकिन वहां पर उनका एल्डर तो नहीं आता, पर वांग लिन जरूर आकर पहुंच जाता है। और जैसे वो यहाँ पर आया था ना, उसके अंदर से थंडर और अब बाहर निकल रहा था। तो वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई साहब जरा देखो तो क्या कमाल की थंडर एबिलिटी है इस बंदे के अंदर, ये है कौन। वो लोग वांग लिन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें यहाँ पर बचा लीजिए सीनियर, आप जो भी हैं आपको हमें बचाना होगा। एक लड़की थी, उसका नाम रानयू था। वो कहती है कि मेरा नाम रानयू है और मैं रानयू प्लैनेट से ही आती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना मेरे प्लैनेट से, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, बस आप मेरी जान बचा लीजिए। मेरा पूरा प्लैनेट आपका हो जाएगा, बस आप मेरी जान बचाइए। वांग लिन कहता है कि प्लैनेट रानयू, मैंने इसके बारे में पहले तो नहीं सुना है। तो वो लड़की कहती है कि रानयू प्लैनेट है यहाँ से सिर्फ 7 दिन की दूरी पे, मतलब सबसे नजदीक वो प्लैनेट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। और अगर आपको जाना है वहीं पर तो हम आपको वहां तक के जाने का रास्ता भी बता पाएंगे, बस आपको हमारी जान बचानी है। तो वांग लिन यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जितने भी बीस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे ना, वो उनकी वाट लगाना शुरू कर चुका था, जिस वजह से तो सारे बीस्ट अपनी दुम दबाकर भाग निकलते हैं। वांग लिन का थंडर ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाया। वांग लिन एक चीज नोटिस करके हैरान रहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर है ना, वो सारे के सारे इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे मौजूद है, लेकिन फिर भी इतने कमजोर कैसे हैं ये लोग जो मामूली से बीस्ट को नहीं मार पा रहे हैं। वो सारे लोग वांग लिन को देखकर कहना चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बचाई। वैसे आप है कौन? क्या आप कोई सेलेस्टियल एम्परर है जिसके पास थंडर की पावर हो? आप तो बिल्कुल कोई करिश्मा से कम नहीं है। रानयू प्लैनेट पे अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो वहां पर टोटल 3 फैमिली है जो उस प्लैनेट को चलाती है। एक है रान फैमिली, एक है सन फैमिली और तीसरी है जाओ फैमिली। और उसी तीनों फैमिली से हम लोग आते हैं। तो अगर आपको रानयू प्लैनेट पे जाना है तो हम आपको वहां तक जाने का रास्ता दिखाएंगे। तो अब वांग लिन भी उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वांग लिन से ये पूछता है कि ये जो रानयू प्लैनेट है ना, उसके आसपास भी कोई दूसरा प्लैनेट है क्या? तो वो लोग बताते हैं कि रानयू प्लैनेट जो है ना, वो 1000 इल्यूजन प्लैनेट के हिस्से में आता है। वहां पर बहुत सारे आपको उसी तरह के प्लैनेट मिलेंगे। तो वांग लिन सुनकर हैरान रह जाता है कि 1000 इल्यूजन, ऐसा तो मैंने कुछ देखा था, वो शायद लियो में थी, उसके पास कुछ 1000 इल्यूजन जैसे ही कोई टेक्निक थी, क्या वो इस चीज से रिलेटेड है? ये तो भी वांग लिन को समझ में नहीं आ रहा था। वो जो बंदे थे यहाँ पर वांग लिन से कहते हैं कि सीनियर, हमने आपकी टेक्निक तो देख ली, लेकिन आपका नाम अभी तक नहीं पूछा, तो क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? तो वांग लिन यहाँ पर एक झूठा नाम बताता है जो कि था ज़ूमू। और वांग लिन यहाँ पर अगर अपनी असली सच्चाई तो बता नहीं सकता, तो उसने एक नकली नाम यूज किया जो है ज़ूमू। तो ये सुनने के बाद वो जो रानयू थी ना, वो कहने लग जाती है कि ज़ूमू मतलब कि हो सकता है कि ये जू फैमिली से आता होगा। और 1000 इल्यूजन प्लैनेट जो है ना, वहाँ की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है जू फैमिली। तो क्या सच में ये बंदा उसी पावरफुल फैमिली से आता है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत कमाल की बात है। वो लोग वापस से वांग लिन से पूछने लग जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? तो ये सुनकर वांग लिन को गुस्सा आ जाता है कि तुम लोग मुझसे यहाँ पर सवाल जवाब क्यों कर रहे हो,
मुझे ये बताओ कि प्लैनेट डोंगलिन मुझे कहाँ मिलेगा। अब प्लैनेट डोंगलिन के बारे में सुनकर तो सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, मानो कि बहुत ही खतरनाक नाम ले लिया हो वांगलिन ने। वो लोग कहते हैं कि डोंगलिन प्लैनेट, आपको पता भी है कि वो जगह कैसी है? वो कोई प्लैनेट नहीं, उसको तो स्लॉटर स्टार कहा जाता है। ईस्टर्न डोमेन का जो नंबर 1 प्लैनेट है ना, वो है डोंगलिन प्लैनेट। और वहाँ का हर एक बंदा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। वो प्लैनेट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, कभी वो नजर आता है, कभी वो नजर नहीं आता। उसके अंदर एंट्री कैसे मारेंगे वो भी कोई ढंग से नहीं जानता। लोगों के पास उस प्लैनेट की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन इतना तो सबको पता है कि डोंगलिन प्लैनेट जो जितना खतरनाक है ना, वैसा खतरनाक प्लैनेट आसपास कोई भी आपको नहीं मिलेगा। वो बहुत ज्यादा डेंजरस प्लैनेट है और वहां पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होगा। मुझे रान्यू थी, वो मन में कहना चाहती कि मुझे इस जूमो के ऊपर ना शक लग रहा है कि कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बड़ा मिस्टीरियस बंदा है। आखिर ये डोंगलिन प्लैनेट के बारे में क्यों पूछ रहा था? तो मुझे जल्द से जल्द मुझे अपने एल्डर को इस चीज की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि कोई मिस्टीरियस बंदा आया है इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर जो कि डोंगलिन प्लैनेट को ढूंढ रहा है। अब वही देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो अब टोटल 6 दिन सफर करने के बाद ये सारे के सारे लोग प्लैनेट रान्यू जो होता है ना, वहां आकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे बंदे वांगलिन से कहते हैं कि सीनियर, अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया है, अब आप यहाँ से अपना सफर कंटिन्यू कीजिए। वांगलिन यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि जैसा इन लोगों ने बताया कि वो प्लैनेट डोंगलिन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो अगर मैं अभी वहां चला गया तो मेरे लिए मुश्किल आ सकती है। इसलिए मुझे पहले यहाँ पर खुद को ब्रेक थ्रू करना चाहिए। पहले मैं प्लैनेट रान्यू चलता हूँ, वहां जाकर अपना ब्रेक थ्रू करूंगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा डोंगलिन प्लैनेट के अंदर, ताकि तैयारी के साथ जाऊंगा तो मेरे वहां पर कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वो प्लैनेट रान्यू के अंदर ही आकर पहुंच चुका था और यहाँ आकर वो एक बाजार में घूमने लग जाता है ताकि कुछ कमाल की चीज मिल जाए तो वो उसको खरीद सके। वांगलिन ने अब जानबूझ के थोड़ा सा अपना चेहरा भी बदल लिया था ताकि कोई उसको पहचान ना सके। उसने अपनी कल्टीवेशन को भी सप्रेस कर लिया था। कोई उसको देखेगा ना तो उसको लगेगा कि ये लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन का बंदा है, जो कि वांगलिन का बहुत पुराना कल्टीवेशन लेवल था और उस लेवल के तो वांगलिन बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो लोगों के सामने अपनी पहचान छुपाने के लिए वांगलिन ये काम किया था। यहाँ पर आकर वांगलिन को ऑरा महसूस होता है 3 पावरफुल बंदों का, जो कि सारे के सारे असेंडेंट रैंक पे मौजूद थे और ये तीनों जो थे ना, वो रान, सुन और जाव फैमिली जो है उन तीनों के एंसेस्टर थे। तो वांगलिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि इस पूरे के पूरे प्लैनेट में मुझे सिर्फ 3 ही ऐसे बंदों का ऑरा क्यों महसूस हो रहा है जो कि असेंडेंट रैंक पे मौजूद हो। क्या यहाँ पर कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं है क्या? ये सारे के सारे उसके नीचे ही है, 3 ही असेंडेंट रैंक के बंदे हैं इस प्लैनेट पे। बात तो ये बड़ी अजीब है, लेकिन खास बात यह है कि रान्यू प्लैनेट के ऊपर एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई है जो कि किसी को भी यहाँ पर छुपाने में हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पर ऑल सिर्फ अपनी किसी भी पावर का यूज कर लेना, वो यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। इस रान्यू प्लैनेट के ऊपर जो फैली हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी वजह से तो यहाँ पर रहना मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए वांगलिन जो था ना, वो सुन फैमिली के कल्टीवेशन चेंबर के पास आकर पहुंच जाता है। जैसे वो वहां पर आया था, सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था सुनलिंग। वो वांगलिन से कहती है कि अगर तुम अंदर जाकर कल्टीवेशन करना चाहते हो ना, तो तुम्हें उसका किराया देना पड़ेगा। 1000 लो लेवल के स्पेशल स्टोन चाहिए 1 साल की कल्टीवेशन के लिए। तो वांगलिन कुछ पिल वगैरह उसको दे देता है और उसके बदले वो जो सुनलिंग थी वो वांगलिन को उसका कमरा दे देती कि वहां जाकर तुम अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। तो अब जो कमरा वांगलिन को मिला था ना, वो वहां पर आकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। यहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज भी मौजूद थे और एक अजीब तरह का स्पिरिचुअल स्मोक भी होता है जो कि जो भी यहाँ पर कमरे को खरीद कर कल्टीवेशन करने आएगा ना, उसके लिए रखा हुआ था, जो कल्टीवेटर की हेल्प करता है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो वांगलिन यहाँ पर उसी स्मोक को अपने साथ मर्ज करना शुरू कर देता है और उसके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में लगा हुआ था। वांगलिन को वो स्मोक का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा था कि वाह, ये तो काफी अच्छा दिख रहा है और ये कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। वांगलिन इस प्लैनेट को और अच्छे से चेक करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर और भी कुछ कमाल की चीजें उसको मिल सकती है क्या, या कोई पिल वगैरह, फिर कोई उसी तरह की कमाल की चीजें जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। वांगलिन को अगर खुद का ब्रेक थ्रू करना है तो उसको तो एक चीज सबसे ज्यादा लगेगी जो कि है सेलेस्टियल जेड। अब सेलेस्टियल जेड उसको कहाँ मिलेगा, ये चीज के बारे में उसको सोचना था। पर दिक्कत ये थी कि यहाँ पर 3 फैमिली रहती है और तीनों फैमिली में 3 ही ऐसे बंदे हैं जो कि असेंडेंट रैंक पे मौजूद है। तो वो लोग भी जितना हो सकता है उतना सेलेस्टियल जेड हासिल करने में लगे होंगे। तो उनके साथ रहकर भी वांगलिन को अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलेस्टियल जेड चाहिए तो उसको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वांगलिन जो ब्रेक थ्रू करेगा उसको सेलेस्टियल जेड काफी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे और इतने ज्यादा तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो वांगलिन अपने सारे के सारे ट्रेजर्स वगैरह को बाहर निकाल लेता है। उसे दिमाग लगाता है कि एक काम करूंगा, ये ट्रेजर बेचूंगा और उसके बदले सेलेस्टियल जेड वगैरह खरीद लूंगा। तो वो अपने सारे ट्रेजर को देख रहा था कि कौन से काम के ज्यादा हैं और किसको बेचने पे ज्यादा कीमत मिल सकती है। वो अपने हर नॉर्मल ट्रेजर के अंदर ना अपने दाव की पावर, अपने डोमेन की पावर, अपनी अलग अलग टेक्निक की थोड़ी थोड़ी सी पावर को डाल रहा था, जो कि नॉर्मल ट्रेजर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहे थे और इससे उसकी कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इस तरह से करते हुए वांगलिन ने कई सारे ट्रेजर को तैयार कर लिया था और उनमें से सबसे एक खास ट्रेजर होता है उसके लिए जो कि एक मिरर जैसा लग रहा था। अब वांगलिन ने यहाँ पर जितने भी नॉर्मल ट्रेजर थे उनके अंदर अपनी ऑरा को डालकर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, जबकि रियलिटी में वो सारे ट्रेजर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि पहली नजर में देखने पर वो लगेंगे। तो कोई अगर बंदा उसको खरीदे और उसको पता चल गया कि इसको तो सिर्फ ऑरा डालकर स्ट्रॉन्ग बनाया गया तो वो तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा और वो वांगलिन पे शक भी करने लग सकता है। लेकिन वांगलिन कहता है कि अगर कोई बंदा जो असेंडेंट लेवल पे हो या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना वही पहचान सकता है कि ये ट्रेजर सिर्फ ऑरा की वजह से स्ट्रॉन्ग बने, जबकि असल में ये लोग उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा होगा जो इस चीज को पहचान पाएगा, तो लोग आराम से इस चीज को खरीद लेंगे। मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से इसको बेच दूंगा सबको अच्छे दामों पर। तो सारे ट्रेजर को लेकर वांगलिन वहां से बाहर निकल कर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो जो सुनलिंग थी उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस शहर के अंदर मैं कहाँ पर अपने ट्रेजर वगैरह बेचकर उसके बदले कुछ और चीज खरीद सकता हूँ, मतलब ट्रेड बाजार कहीं पर है क्या? तो सुनलिंग कहती है कि यहाँ से ईस्ट की तरफ चले जाओ, वहां पर तुम्हें एक ट्रेजर पवेलियन मिलेगा और वहां पर जाकर तुम जो चीज बेचना चाहो बेच लो या खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो वांगलिन वहां से उसे ट्रेजर पवेलियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पर जैसे ट्रेजर पवेलियन के पास वांगलिन आता है ना, उसको अंदर जाने दिया ही नहीं जाता क्योंकि बाहर एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगा हुआ था। वहां पर एक बंदा होता है जो वांगलिन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इस ट्रेजर पवेलियन के रूल्स क्या हैं, तुम ऐसा नहीं अंदर आ सकते। तो वांगलिन कहता है कि जरा मुझे बताने का कष्ट करेगा कि यहाँ के रूल है क्या जिसको फॉलो करके मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बंदा जिसका नाम सुन फेंग था वो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, अपने कान खड़े करके ध्यान से सारे के सारे रूल सुन। तो हमने यहाँ पर ना दो नो एंट्री बना के रखी है। दो नो एंट्री ऐसी है कि पहली वाली नो एंट्री उन लोगों के लिए है जो अपना नेटसेंस सोल रैल्म से नीचे हो और दूसरी वाली नो एंट्री उन लोगों के लिए है जिसके पास कम से कम 1 लाख हाई ग्रेड की जो स्पिरिट स्टोन है ना उससे कम हो। और अगर ये दोनों जिस तेरे अंदर है तो उल्टे पैर यहाँ से चला जा, तेरे अंदर जाना कोई मतलब का नहीं होगा। और एक और खास रूल है कि अगर अंदर जाने के बाद तूने यहाँ पर ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा ना तो तेरा बाहर निकलना भी बंद कर दिया जाएगा। तू अंदर गया तो तुझे कुछ ना कुछ खरीदना है या तो बेचना है। तो बता तीनों में से कौन सी चीज तू पास करता है? वांगलिन सोच में पड़ जाता है कि यार मैं 1 लाख हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन कहाँ से लाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। ऊपर से मैंने अपनी कल्टीवेशन को भी कुछ ज्यादा ही सप्रेस कर लिया कि वो तो कोर फॉर्मेशन पे आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ? सुन फेंग कहता है कि तेरा तो थोपड़ा ही देख कर लग रहा है कि तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तू यहाँ से चला जा क्योंकि अंदर जाकर तेरा कोई फायदा होने नहीं वाला है। तो वांगलिन अपने पास से उसने जो स्वॉर्ड को अपनी और स्ट्रॉन्ग बनाया था ना वो स्वॉर्ड उस सुन फेंग को देते हुए कहता है कि क्या ये काम कर जाएगा, इसके बदले मुझे अंदर जाने की परमिशन है क्या? सुन फेंग तो स्वॉर्ड को देखकर हैरान रह चुका था कि मानना पड़ेगा स्वॉर्ड तो काफी कमाल की लग रही है और इसके अंदर डिवाइन एबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन ये कैसी एबिलिटी है मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, मुझे ढंग से इस स्वॉर्ड की खासियत समझ में नहीं आ रही। तो वो वांगलिन से कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो स्वॉर्ड है ना उतनी ज्यादा कमाल की है, तो मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन अभी नहीं दे सकता। वांगलिन कहता है कि अबे तेरे बस की नहीं है क्या, तेरा कोई मास्टर या कोई है के अंदर बैठा हुआ जो कम से कम सोल फॉर्मेशन स्टेज पे हो या इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो, उसको दिखाना ये स्वॉर्ड, वो समझ जाएगा कि ये कैसे स्वॉर्ड है, तेरे बस की नहीं है। तो सुन फेंग कहता है कि हाँ हमारे पास है ना सीनियर जो कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे भी मौजूद है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि तुझ जैसे कोर फॉर्मेशन के बंदे से वो बात करें, इसलिए निकल रहा है यहाँ से, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरे साथ वेस्ट करने के लिए। वो वांगलिन की स्वॉर्ड उसको फेंक कर ही वहीं पर देने वाला था, लेकिन वो जैसे करने वाला होता ना ये कि उससे पहले वहां पर एक बंदा अगर पहुंच जाता है और जैसे वो उस स्वॉर्ड को देखता है और उसको टच करता है वो उस स्वॉर्ड की खासियत को पहचान चुका था। उस स्वॉर्ड देखते साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान रहता है कि वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड है। इस बंदे का नाम था सुन निंग और ये होता है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। सुन फेंग को वो चिल्लाते हुए कहता है कि देख आए हुए मेहमान से इस तरह से बात करते हैं, तुझे शर्म नहीं आती क्या? माफी मांग हमारे मेहमान से। वो स्वॉर्ड को देखकर इतना इंप्रेस हो चुका था कि क्या कमाल की फ्लाइंग स्वॉर्ड है, तुम्हारे पास इस स्वॉर्ड आई कैसे? बहुत अच्छी स्वॉर्ड को तुमने बनाया है। इस स्वॉर्ड के अंदर ऐसी काबिलियत है कि ये स्वॉर्ड किसी भी सेलेस्टियल एनर्जी वाले बंदे को भी आसानी से हरा सकती है। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी फैमिली का कोई बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, तो तुम आके इसको बेचना क्यों चाहते हो? तुमने अपने एल्डर वगैरह से परमिशन ली है कि तुम अपनी फैमिली की इतनी कमाल की चीज को बेचोगे? वांगलिन डायरेक्ट कहता है कि बस मुझे यहाँ पर कीमत चाहिए इसकी जो कि है 3000 स्पिरिचुअल जेड। अगर मुझे 3000 सेलेस्टियल जेड मिलते हैं तो ये स्वॉर्ड आपकी हुई। एल्डर तो एक पल के अंदर 3000 निकालता है और वांगलिन को देता है कि अरे रख लो, तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत कमाल की, 3000 तो उसकी कमी कीमत है। तो जैसे स्वॉर्ड बेच लिया था वांगलिन ने, उसके बाद वो अपना वही मिरर निकालता है जिसको भी उसने अभी हाल फिलहाल के अंदर ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो जैसे मिरर को यहाँ पर देखता है वो एल्डर, तो वो और ज्यादा हैरान रह चुका था कि भाई साहब इस मिरर के अंदर तो तुम्हारा दाव रेजोनेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने दाव की पावर को इस मिरर के अंदर भर दिया है। लेकिन आखिर तुम या फिर कोई और ऐसा कैसे कर सकता है? इसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर चाहिए। इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा भी ये काम नहीं कर सकता ढंग से, तो तुमने कैसे किया? मुझे तो लगता है कि तुमने ना ये मिरर कहीं से चुराया है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कीमत बताओ कितने में बेचोगे इसको? तो वांगलिन कहता है कि 50,000 सेलेस्टियल जेड में। एल्डर को तो मुंह लटक जाता है कि भाई साहब 50,000, ये तो मेरी पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स है। 50,000 दे दिया तो मेरे तो पूरे के पूरे सेलेस्टियल जेड खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये ट्रेजर खो दिया ना मिरर वाला, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये ट्रेजर मुझे जो आईना है
है दाव की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में हेल्प कर सकता है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। इसलिए वो अपनी लाइफ टाइम सेविंग जो थी वो दे देता है वांगलिन को कि लो इसके अंदर 50,000 सेलेस्टियल जेड है, इसके बदले तुम्हारा ये मिरर मेरा हुआ। तो अब जैसे ये करने के बाद एल्डर वहां से जा रहा था ना, एक बार फिर से यहाँ पर वांगलिन एक और ट्रेजर को बाहर निकालता है, और इस बार जब उसने ट्रेजर को बाहर निकाला था ना, एल्डर जब उसको देखता है तो एक बार फिर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो देख पाता है वांगलिन के हाथों में एक खास तरह की चीज को, जिसके अंदर मौजूद था एंशिएंट इनहेरिटेंस। अपनी एंशिएंट पावर का थोड़ा सा इनहेरिटेंस जो था ना, वांगलिन ने उस ट्रेजर के अंदर डाल कर रखा था, और ये ट्रेजर अब जो मिरर है ना उससे भी ज्यादा कमाल का लग रहा था। एल्डर पागल हो जाता है कि मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे पास आई कैसे, ये नॉर्मल चीज नहीं, ये लेजेंडरी चीज है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं कितनी सारी पावर को कल्टीवेट कर लूंगा, कितना लेवल ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी अगर मैंने ये चीज हासिल कर ली तो। वो वांगलिन से कहता है कि बता मुझे कि इसकी कीमत क्या है। तो वांगलिन कहता है कि ज्यादा नहीं है, बस 1 लाख सेलेस्टियल जेड ये दे दे और ये चीज उठा ले। तो यहाँ पर वो एल्डर कहने लग जाता है कि देख तेरा जो ये ट्रेजर है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है, और मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे पवेलियन के अंदर ऐसा कोई बंदा होगा जिसके पास 1 लाख सेलेस्टियल जेड होंगे। शायद ही तेरा ट्रेजर हमारे इस दुकान के अंदर कोई खरीद सका है, इसलिए किस्मत में हुई तो हम एक बार फिर से मिलेंगे, और तब तक मैं कोशिश करूंगा 1 लाख सेलेस्टियल जेड जमा करने की, क्योंकि अभी तो मैं नहीं खरीद सकता, ये बात तो साफ है, मैं पूरे के पूरे पैसे तुझे पहले ही दे चुका हूँ। इसलिए वांगलिन जो था ना वो वहां से जाने लग जाता है कि अब उसको दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी जहां पर वो उसको बेच सकता है। जैसे वांगलिन जा रहा था, हम उसी ट्रेजर पवेलियन के अंदर से एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं, जो वांगलिन को पीछे से जाते हुए जब देखता है तो वो कहता है कि ये कौन है, बड़ी सिमिलर सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको कहीं पहले देखा है। और ये बंदा कोई और नहीं जो ओल्ड मैन था, वो था अपना सुनटाई, जिसको वांगलिन ने 1000 साल के लिए गुलाम बना कर रखा हुआ था, लेकिन वो चुपचाप भाग निकला था। और यही होता है इस ट्रेजर पवेलियन का ना मैनेजर। वो हैरान रह चुका था कि ये वांगलिन तो नहीं है ना, ये कौन है, क्योंकि वांगलिन ने पहचान लिया उसको कि ये सुनटाई है, तो वो वापस उसको पकड़ लेगा। और सुनटाई कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी बूढ़ी आंखें थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, वांगलिन यहाँ पर कैसे आ सकता है, मैं तो अपने आप को छुपा कर यहाँ पर रह रहा हूँ, वांगलिन मुझे ढूंढता हुआ थोड़ी ना यहाँ तक आ पाएगा, सिर्फ मेरा वहम हुआ होगा जो मैंने वांगलिन को याद किया। पर वो ये कह ही रहा था कि तभी उसके कमरे के अंदर वांगलिन आकर पहुंच जाता है और कहता है वांगलिन सुनटाई से कि सुनटाई मेरे दोस्त, बोल तो नहीं गया ना तू मुझे। वांगलिन ने अपनी पावर को कम कर दिया था, जिस वजह से सुनटाई पहचान लेता है कि ये तो वांगलिन है। वो पागल हो गया था कि वांगलिन तू 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 यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो सच में तू ही है। वांगलिन तुरंत यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर रख देता है ताकि वो जो सुनटाई है ना यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। सुनटाई रिस्ट्रिक्शन ही देखकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब तेरा रिस्ट्रिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, तो अभी कौन से कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच चुका है मुझे बता, क्योंकि तेरी पावर देखकर मुझे अंदर से घबराहट महसूस होती है, ऐसा लग रहा है कि तू ऑलरेडी असेंडेंट रेल पे पहुंच चुका है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? हाँ, मुझे सच में लगता है कि तू असेंडेंट रेल पे पहुंच चुका है, मुझे मेरी मौत नजर आ रही है, लगता है कि इतने टाइम से मैं छुप कर यहाँ पर रह रहा था, अब और नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की थी और तू इस चीज को अभी भी याद रखा होगा। पिछली बार जब तुझे देखा था तू इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था, अब तू यहाँ पर असेंडेंट रेल पे पहुंच चुका, और मैं कॉप सेट का सबसे ग्रैंड एल्डर था, लेकिन मैं अभी तक अपने ज्यादा हाई लेवल को अचीव ही नहीं कर पाया। मेरी खुद की कल्टीवेशन दिन ब दिन करते हुए गिरते ही जा रही है, बस मैं जिंदा झील रहा हूँ। वांगलिन कहता है कि पिछली बार तो तू वो जायंट डीमन क्लान का जो एंसेस्टर है उसके पीछे भागा था, तो तू यहाँ पर आकर कैसे पहुंच गया? तो वो सुनटाई बताता है कि हाँ ये तो मैं भी नहीं जानता, उसका पीछा करते करते ना मैं इसी ऑल हेवन स्टार सिस्टम के पास आ गया था, और यहाँ पर आते साथ ही कोई लू फैमिली है, उन लोगों ने मुझे ट्रैप कर लिया, कुत्तों से भी बुरा ट्रीट किया मुझे उन लोगों ने, उसी के चलते मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से गिर चुकी है और मैं अपनी पावर को यूज ही नहीं कर पाता हूँ। वांगलिन कहता है कि तू अगर इसका मतलब काफी टाइम से इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर रह रहा है, तो तू मुझे ये बता कि डोंगलिन प्लैनेट के बारे में जानता है, और वहाँ की कोई तू जियांग फैमिली के बारे में जानता है क्या? ऐसी कोई फैमिली रहती है वहाँ पर? तो सुनटाई कहता है कि अरे जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो बड़े मुसीबत के साथ जिंदगी गुजारा है, मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि ऐसे कोई जियांग फैमिली रहती भी है कि नहीं रहती है उस डोंगलिन प्लैनेट के अंदर। वैसे इतने दिन बाद तो यहाँ पर मिला, चला जा बैठकर चाय पीते हैं, ये वाली चाय कल्टीवेशन अलायंस से ही मैं लेकर आया हूँ, पुराने दोस्त एक बार फिर से मिले हैं तो कम से कम चाय पीना तो बनता है। तो वांगलिन भी उसके साथ चाय पीने के लिए बैठ चुका था। सुनटाई वांगलिन से कहता है कि मुझे पता है कि तू यहाँ पर न जानबूझकर ट्रेजर वगैरह लेकर आया है ताकि उसके बदले तू सेलेस्टियल जेड हासिल कर सके, और जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है तुझे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर आए हुए ना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही तू यहाँ पर आया होगा। क्या सच कह रहा हूँ मैं? ये जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ना वो काफी हद तक हमारा जो कल्टीवेशन अलायंस था उससे मैच करता है, क्योंकि कल्टीवेशन अलायंस और ऑल हेवन स्टार सिस्टम दोनों के दोनों ना बने हैं वो जो एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म है ना उसके टूटे हुए टुकड़ों से। वही एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म उसका टुकड़ा जो था उससे कल्टीवेशन अलायंस भी बना और ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम भी बना हुआ है। और तुझे तो पता ही होगा कि 4 अलग अलग तरह के रेल्म्स बने हुए हैं। उसी एंशिएंट
सेलेस्टियल रेल्म की पावर से। पहला है रेन रेल्म, और ये जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है वो आता है थंडर रेल्म के अंदर। और थंडर रेल्म के बारे में मैं तुझे क्या ही बताऊं, तुझे पता ही होगा कि थंडर रेल्म सबसे ज्यादा मिस्ट्रियस और सबसे ज्यादा खतरनाक है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन आज भी ऐसा कहा जाता है कि थंडर रेल्म के अंदर लाइफ बची हुई है, वहां पर पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा मौजूद है। और इस पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम की जो सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स जो है ना वो है थंडर सेलेस्टियल टेंपल वालों की। थंडर सेलेस्टियल टेंपल है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो एनर्जी वगैरह ना वो पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर से सबसे ज्यादा होगी। तो वांगलिन कहता है कि ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा इतनी जानकारी देने के लिए। तो सुनटाई कहता है कि शुक्रिया किस बात का, तुम मुझे शुक्रिया कर रहे हो? अरे बात बड़ी अजीब है, क्योंकि अब तो मैं तुमसे काफी ज्यादा लो लेवल का कल्टीवेटर हूँ। मैं सिर्फ सोल फॉर्मेशन पे आ चुका हूँ और मेरी कल्टीवेशन दिन ब दिन करते हुए गिरते ही जा रही है। बस अभी तक कि मुझे आता है तो वही ट्रेजर वगैरह को रिफाइन करना। इसी वजह से ये सन फैमिली वालों ने मुझे यहाँ पर काम पे लगाया ताकि मैं अच्छे अच्छे ट्रेजर रिफाइन कर सकूँ। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर पाता हूँ, बस जिंदगी को झेल रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो लाइफ स्पैन है ना उसमें से अब सिर्फ 20 साल से कम ही बचे हुए, मतलब 20 साल के अंदर मैं मर जाऊंगा। मुझे हर टाइम ऐसा महसूस होता है कि मेरा बस टाइम खत्म हो चुका है, मेरी मौत मुझे मेरे करीब ला रही है, कुछ टाइम के अंदर ही मैं मारा जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद वांगलिन जो था वो उससे कहने लग जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं 20 साल के बाद भी इसी रान्यू प्लैनेट के अंदर रहा ना तो तुम्हें फेयरवेल कहने के लिए जरूर आऊंगा 20 साल बाद तुम्हें देखने के लिए कि तुम सच में टपक जाते हो 20 साल बाद या नहीं। वांगलिन ने उसको भी यहाँ पर माफ कर दिया था, उसने उसको मारा नहीं बल्कि 20 साल ही बचे हुए बेचारे की जिंदगी के, तो उसने उसको 20 साल दे दिए कि ठीक है जी ले अपनी जिंदगी। इस वजह से सुनटाई को काफी अच्छा लगता है कि वांगलिन ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। वो वांगलिन से कहता है कि वांगलिन देखो अब तुम यहाँ पर ना असेंडेंट लाइन पे तो पहुंच चुके हैं, और इसके बाद तुम्हें पता ही है कि हर एक छोटे से छोटे लेवल को ब्रेक थ्रू करने में या थोड़ी भी पावर को गेन करने में तुम्हें सिर्फ सेलेस्टियल जेट चाहिए होंगे। जितने ज्यादा मिले उतना ज्यादा फायदा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर वगैरह ना उनको बेचकर जो भी सेलेस्टियल जेट तुम्हें मिलेंगे वो समझो कि एक बकेट की तरह है, उसमें 2-4 बूंद अगर डालोगे ना तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास अभी सेलेस्टियल जेट है। लेकिन तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए बकेट नहीं, पूरा समुंदर भर के तुम्हें जेट चाहिए होंगे। और जल्दी जल्दी सेलेस्टियल जेट हासिल करने के चक्कर में ना तुम कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि आज तुमने जो किया है ना सिर्फ हो तुम दुनिया की नजरों में कोर फॉर्मेशन पे, लेकिन बेच रहे हो ऐसे ऐसे ट्रेजर की असेंडेंट रेल्म के बंदों के पास भी वैसे ट्रेजर ना हो तो लोग जरूर तुम्हारे पर शक करेंगे और तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। तो बिना मतलब के पंगे में मत पड़ना और फूंक फूंक कर ही अपने कदम रखना, खास करके बच के रहना उस ये ओल्ड मैन सुननिंग से जो अभी तुमसे वो 50,000 के ट्रेजर खरीदा था। बहुत बहुत घटिया आदमी है वो, क्या पता हो सकता है कि वो बाद में तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर दे। उसके पास तो अभी सेलेस्टियल जेट नहीं बचे तो अटैक करके तुम्हारे ट्रेजर वो छीनने की कोशिश करेगा, तो उससे जरा बच के रहना। तो वांगलिन यहाँ पर उस सुनटाई का थैंक यू कहते हुए वहां से चला जाता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। वांगलिन वहां से आगे बढ़ चुका था और इसी रान्यू सिटी को अच्छे से वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। पर जैसे वो आगे बढ़ा था ना आसपास का पूरा मौसम बदलने लग गया था। वांगलिन कहता है कि क्या हुआ, मुसीबत तो नहीं आ रही ना मेरे चारों तरफ, लगता है कि दुश्मन खुद कुल्हाड़ी पे पैर रखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तब वहां पर उसी वो ओल्ड मैन जो था ना एल्डर सुननिंग, उसकी आवाज आती है और वो वांगलिन से कहता है कि वांगलिन देख, इज्जत से तेरे पास जो वो ट्रेजर है ना एंशिएंट इनहेरिटेंस वाला, वो मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, क्योंकि वो ट्रेजर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अगर तू नहीं देता तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। वो कई सारे अटैक वांगलिन के ऊपर करने की कोशिश करता है। उसको लग रहा था कि उसने यहाँ पर अपने पाम अटैक के जरिए वांगलिन की जान ले ली है, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर वांगलिन जो था अपनी पावर का यूज करते हुए उसके पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखकर वो जो एल्डर था वो समझ चुका था कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये पक्का मैं कह सकता हूँ कि कोर फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर नहीं है। कोर फॉर्मेशन का बंदा मेरे पाम अटैक को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। वो यहाँ पर तुरंत अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि नहीं लगता है गलत बंदे से पंगा ले लिया, लेकिन वांगलिन अब उसको कहां से भागने देगा। वांगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को खूब मारता है और पटक पटक कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। एल्डर कहने लग जाता है कि ये जो वांगलिन बंदा है ना ये आराम से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पे होगा या फिर वो असेंडेंट लेवल पे भी हो सकता है। बहुत डेंजर बंदा है, बहुत भारी मिस्टेक हो गया जो मैंने इससे पंगा ले लिया। मैं चाह रहा हूँ अपनी पूरी की पूरी सुन फैमिली को इसके बारे में बताने के लिए। पूरी सुन फैमिली आएगी ना तभी जाकर वो इस बंदे को रोक सकती है, वरना ये आज मुझे मार डालेगा। वो भाग रहा था अपनी सुन फैमिली की तरफ ताकि सभी को वांगलिन के बारे में बता सके, ताकि वो लोग आएंगे और वांगलिन को मारेंगे। लेकिन वांगलिन ऐसे कहाँ उसको छोड़ने वाला था, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। वो उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भागते भागते आखिरकार वो जो एल्डर होता है वो पहुंच जाता है अपनी सुन फैमिली के घर के पास। यहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाता हुआ शुरू करता है कि एक बहुत ही पावरफुल एनिमी ने मुझ पर अटैक किया है, बाहर एक दुश्मन आया है जो मुझे मारने के लिए पहुंचा हुआ है, मारो इसको, खत्म कर डालो इस बंदे को। तो सुन फैमिली के जितने भी एल्डर वगैरह थे ना वो तुरंत तैयार हो जाते हैं वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। सबके सब लोग तैयार थे ताकि वो वांगलिन को मार सके। वांगलिन में मन में कहने लग जाता है कि यार कितना घटिया आदमी है, अपना तो मर ही रहा था, अब साथ में अपने फैमिली के और बंदों को भी मरवाने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। तो वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर ऐसा अटैक देकर मारता है कि सुन फैमिली का जो प्रोटेक्शन बैरर
लगा था वो एक पल के अंदर ही क्रैक खा जाता है। बैरर की तो वाट लग चुकी थी और उसके बाद वांग पूरा अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार था कि देखूं तुम्हें यहाँ पर कि आखिर ये सुन फैमिली मेरा क्या ही बिगाड़ लेती है। सुन फैमिली की तो अब यहाँ पर वाट लगने वाली है। वांग उनको नहीं छोड़ेगा। जिस इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।